नमस्कार दोस्तों। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको वर्णमाला जो है अध्याय क्लियर कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो वर्णमाला आधार है हिंदी के अन्य अध्यायों का, तो उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी, अच्छे से समझी होगी। नहीं देखी होगी तो आप उसको फिर से देख लें, क्योंकि ये जो संधि टॉपिक है इसको समझने के लिए आपको वर्णमाला अच्छे से जानना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप उसको वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को ठीक है दोबारा देख लेंगे। तो कोई नहीं, तो संधि टॉपिक है हमारा अध्याय नंबर 2। और संधि ऐसा अध्याय है हिंदी के अंतर्गत जहां से 3-4 क्वेश्चन आने निश्चित रहते हैं। और संधि कुछ बच्चे जो है बहुत कठिन अध्याय समझते हैं और उसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, मतलब कि जो है पढ़ने का थोड़ा सा कष्ट समझते हैं उसमें। तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है इतना विश्वास है कि संधि को दोबारा जरूर देखेंगे और उसको कठिन नहीं कहेंगे, इतना मैं समझता हूं। तो सबसे पहले संधि का समझते हैं। सम जमा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा धी। संधि ये खुद में एक संधि है, संधि शब्द में ही संधि है, ठीक है। सम जमा धी। उसके बाद अब ये समझ लेते हैं कि संधि के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं और उनको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर है क्या स्वर संधि। कैसे? सबसे पहले आएगा स्वर संधि, उसके बाद आता है व्यंजन संधि, उसके बाद आएगा आपका तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 आधार पर जो है आपकी संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, स्वर संधि को जानेंगे। तो स्वर संधि में आपके इसको कर देते हैं पहले अलग। तो स्वर संधि में उससे जानने से पहले, स्वर संधि को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि केवल देखने मात्र से ही हम संधि के अंदर कैसे जाएं, मतलब देखने मात्र से ही कैसे पता करेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है या कौन सी संधि होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहां पर केवल 3 उदाहरण लिखूंगा और 3 उदाहरण अलग अलग संधि के होंगे, लेकिन क्रम से नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, संधि के नाम। तो सबसे पहला आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और नंबर 3 क्या था, विसर्ग, विसर्ग संधि। अब मैं यहां पर उदाहरण लिखने जा रहा हूं, तो उसको आप जो है इन तीनों के ही एक एक उदाहरण है, स्वर का है अलग है, व्यंजन का अलग और विसर्ग का अलग, लेकिन इस क्रम से नहीं लिखूंगा, आपको पहचानने होंगे। तो वही मैं बताने वाला हूं कि आपको केवल देखने मात्र से ही कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि होगी या कहां संधि होने वाली है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं प्रातः जमा काल, उसके बाद आएगा वाक जमा जाल, और उसके बाद आएगा उसके बाद हम करेंगे एक संधि का नाम, जो संधि है अन्य जमा अन्य, ठीक है। तो ये 3 जो उदाहरण है इन तीनों ही संधियों के हैं। तो अब देखने मात्र से कैसे पता करें कि किसमें कौन सी संधि होने वाली है। तो देखो सीधा सीधा समझना है, और इसी के आधार पर यहां पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है उनके लिए कि यहां पर आपको विसर्ग दिख रहा होगा। जब यहां पर आपको विसर्ग दिख रहा है तो क्लियर हो गया कि ये आपकी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। क्योंकि विसर्ग का मेल यहां पर किसी भी स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग संधि होती है। उसके बाद आ रहा है आपका ये आधा क है और इधर भी इधर ज है, तो दोनों तरफ क्या है, इस जमा या प्लस के इधर दोनों तरफ क्या है, व्यंजन है। तो दोनों तरफ क्या हो गया, व्यंजन। तो कौन सी संधि हो गई आपकी, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। ये मेल कह सकते हैं, इसका मेल कीजिए।
और तीसरा है इसमें अन्य जमा अन्य, तो इसमें य में अ छिपा हुआ है और ये दोनों तरफ अ हो गया, इस दोनों तरफ जो अ हो गया, तो कहने का मतलब है ये कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो केवल देखने मात्र से ही कैसे पता करें कि किस शब्द में या कहां पर संधि में कौन सी संधि बनने वाली है? तो विसर्ग जब आपको दिख जाए प्लस के इधर, याद रखना इस जमा के इधर ही विसर्ग होगा, उधर नहीं होगा। तो विसर्ग से देखने मात्र से पता कर लेंगे कि ये विसर्ग संधि है। इस जमा के इधर व्यंजन है और इधर व्यंजन है, यानी कि दोनों तरफ व्यंजन है, तो विसर्ग व्यंजन संधि हो गई। और इस जमा के इधर स्वर है और इधर स्वर है, यानी कि दोनों तरफ स्वर हो गया, तो कौन सी संधि? स्वर संधि। तो फॉर्मूले क्या है? नंबर 1 फॉर्मूला स्वर संधि का, स्वर संधि का है स्वर जमा स्वर, यानी कि स्वर संधि का ये फॉर्मूला है स्वर जमा स्वर, यानी कि दोनों तरफ स्वर होना आवश्यक है। एक तरफ स्वर होने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अगर एक तरफ स्वर हुआ तो दूसरी तरफ कुछ और हुआ तो वो उसी की हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपके अंदर पावर होना चाहिए, इसलिए वो आपकी हो जाएगी। यानी कि स्वर संधि, स्वर जमा स्वर, दोनों तरफ आपका पल्ला भारी होने चाहिए, तो स्वर जमा स्वर बराबर स्वर संधि हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरा क्या होगा? व्यंजन का लेंगे तो व्यंजन जमा स्वर या व्यंजन। तो ये दूसरा फॉर्मूला किसका है? व्यंजन संधि का। व्यंजन जमा स्वर या व्यंजन, यानी कि एक तरफ व्यंजन हो जाएगा, काम चलेगा, और दोनों तरफ व्यंजन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफ व्यंजन होना आवश्यक है। किस लिए? व्यंजन संधि के लिए। तो ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन। ठीक है, ये कौन सी संधि हो गई आपकी? व्यंजन संधि हो गई है। ठीक है, अगला आता है नंबर 3 पर है आपका विसर्ग संधि। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा? हमने विसर्ग जमा स्वर जमा स्वर या व्यंजन। तो ये फॉर्मूला हो गया विसर्ग संधि का। एक तरफ विसर्ग होगा, वो भी आगे इस जमा के, इस धन के, इस प्लस के इधर विसर्ग होगा, और बाद में स्वर हो या व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विसर्ग संधि होगी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? विसर्ग का। ठीक है, ये विसर्ग संधि का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया होगा? जब स्वर प्लस स्वर हो तो स्वर संधि, और व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग जमा स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग संधि होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये चीजें आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि ये इसकी प्राथमिकता है कि स्वर संधि किसमें होगी, व्यंजन संधि किसमें होगी और विसर्ग संधि किसमें होगी। तो देखिए, ये मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया है, इसको ध्यान से नोट करते रहेंगे साथ के साथ में, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और ये नोट्स जब आप बना लेंगे इनको अच्छे से, तो आपके सदैव ही काम आएंगे। किसी भी परीक्षा में हिंदी आती है, इससे बाहर नहीं जाएगी, याद रखना। आप लोग जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो समझ सकते हैं इस चीज को, कि यहाँ जो वीडियो बताई जाएगी आपको, जो पढ़ाया जा रहा है वो अति ही विशिष्ट है। तो संधि में सबसे पहले हमने क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। नंबर 1 स्वर संधि। तो ये था हमारा पहला टॉपिक इसमें, स्वर संधि के अंतर्गत। तो स्वर संधि का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? स्वर जमा स्वर, स्वर जमा स्वर, ये फॉर्मूला था। और संधि का एक जो है, अभी मैं बता दूं, पहले बताना भूल गया, संधि का जो मेल होता है वहां केवल 2 वर्णों के मेल से जहां कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न या बदलाव उत्पन्न हो जाए वहां संधि होगी। किसे? जब 2 वर्णों के मेल से, परिभाषा है संधि की, जब 2 वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन, विकार या बदलाव उत्पन्न हो तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि और समास में यही अंतर है, वहां शब्दों के मेल से बदलाव आएगा या शब्दों का मेल होगा, या क्या होगा, यहां पर वर्णों का मेल होगा। वर्ण अभी हम कुछ देर पहले, माफ करना, कुछ जो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें पढ़ चुके थे। तो यहां क्या है? जब वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन या बदलाव या विकार आए तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कि संधि का, स्वर संधि में क्या आता है। तो स्वर संधि का एक परिभाषा मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, कि जब 2 स्वरों के मेल से,
ध्यान से समझेंगे कि जब दो स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन या बदलाव या विकार हो जाए तो वहां स्वर संधि होगी। दो स्वरों के मेल से, मैंने अभी स्वर जमा स्वर बताया है, यानी कि दोनों तरफ स्वर होना आवश्यक है, इसलिए स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि का मैं क्या है था कि दो स्वरों के मेल से जब कोई परिवर्तन या विकार या बदलाव हो जाए तो स्वर संधि कहलाएगी। अब इसमें स्वर संधि में क्या आएगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। और प्रश्न जो है, जहां भी संधि से प्रश्न आते हैं हिंदी के अंतर्गत, वो स्वर संधि के अंतर्गत अंदर से ज्यादा आते हैं। 70 या 75% जो प्रश्न पूछे जाएंगे अगर संधि से पूछा गया तो स्वर संधि से पूछा जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वीडियो में आप देख लेंगे कि जो संधि का पढ़ने का जो तरीका है बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी है, गुण स्वर संधि, ठीक है। अगला है नंबर 3 संधि है स्वर वाली, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 है यहां पर यण स्वर संधि, अगला है नंबर 5 अयादि स्वर संधि। तो समझ में आ रहा होगा, अयादि स्वर संधि सबसे अंत में आती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। समझ लेंगे ध्यान से, 70-80% इस स्वर संधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर कोई संधि से प्रश्न पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। तो इनको हम क्रम से पढ़ने वाले हैं आज। इस वीडियो में जितना कवर हो जाएगा कर लेंगे, बाकी अन्य वीडियो में करेंगे, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीर्घ स्वर संधि। तो पहला लिखेंगे यहां पर दीर्घ स्वर संधि में नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि को ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला में भी बता दूंगा, परिभाषा भी बताऊंगा और उदाहरण भी बताऊंगा, और तीनों के माध्यम से आपको इतना कंठस्थ हो जाएगी ये संधि, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर परीक्षा में कुछ भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो एकदम से समझ आसान से उसे कर पाएंगे। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ ध्यान से रखेंगे, जब मैंने आपको वर्णमाला में बताया था दीर्घ स्वर, वहीं से इसको जोड़ा गया है। मैंने इसलिए बोला था कि वर्णमाला में अगर आपको अच्छे से पढ़ लेंगे तो संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब वही है, दीर्घ स्वरों से लिया गया है। जब ह्रस्व या दीर्घ, परिभाषा ध्यान से समझेंगे, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल उसी समान, उसी के स्वर से हो, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ, कौन कौन से, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब आ गया कि वही तो दीर्घ और वही ह्रस्व है। ऐसे केवल 4 ही स्वर हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। तो कौन कौन से, अ, ई, उ और री, ये 4 आपके हिंदी वर्णमाला में ऐसे स्वर हैं जिनका ह्रस्व भी है और दीर्घ भी है। क्योंकि ये इसका जो दीर्घ है वो हिंदी में नहीं है हालांकि, लेकिन संस्कृत में है। तो संस्कृत से ही सब कुछ आया है हिंदी के अंतर्गत, तो ये भी वहीं से आया है, तो उसी का फॉर्मूला हम यहां पर अपना रहे हैं। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री का मेल समान वर्ण से हो, फिर से समझेंगे, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री का मेल समान वर्ण से हो तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। कि दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाता है। अब देख लो द्वारा से इसका मैं फॉर्मूला बना देता हूं, फॉर्मूले के आधार पर ही चलेंगे। फॉर्मूला साइड में बनाऊंगा क्योंकि उसके साथ में मुझे उदाहरण भी बताने हैं आपको। तो फॉर्मूला क्या है, यहां से थोड़ा सा अलग कर देते हैं साइड में। परिभाषा आपने समझ ली होगी, रिपीट करके देख लेना वीडियो को। तो फॉर्मूला क्या है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ गया, ई भी आ गया, उ भी आ गया और री या रेर भी आ गया, ठीक है। जब ह्रस्व दीर्घ अ, ई, उ, री, समझिए ध्यान से, जब ह्रस्व दीर्घ अ, ई, उ, री, तो ह्रस्व दीर्घ दोनों का बड़ा छोटा दोनों आए हैं,
का मेल समान वर्ण से हो। समझिए ध्यान से, सजातीय वर्ण से होगा, सजातीय स्वर से होगा। यहां पर क्या आएगा, छोटी ई और यहां पर बड़ी ई, यहां छोटा ऊ, यहां पर बड़ा ऊ, और यहां ह्रस्व स्वर ह्रस्व री और यहां दीर्घ री का मेल समान वर्ण से हो तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहां इसका दीर्घ हो जाएगा और यहां इसका दीर्घ और यहां इसका दीर्घ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, इसको अच्छे से समझ लेना। ये फॉर्मूला बहुत ही विशिष्ट है आप सभी लोगों के लिए। इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना कॉपी में, नोट्स बना लेना इसके। ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं जाती है संधियां, दीर्घ स्वर संधि इसी से आएगी। ये फॉर्मूला है, परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं कि जब ह्रस्व दीर्घ का मेल समान वर्ण से हो, यानी कि सजातीय स्वर से हो, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का मेल इन दोनों में से किसी एक से होगा तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार यहां इन दोनों में से किसी एक का मेल इन दोनों में से किसी एक से होगा तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाएगा। यही फॉर्मूला पूरे में लागू होता है। ठीक है, तो अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि आपने बता तो दिया, परिभाषा भी बता दी और फॉर्मूला भी बता दिया। अब उदाहरण कौन कौन से हैं जहां पर ये लागू होते हैं। ये केवल अभी थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल तो कर लिए पहले। तो प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, एक शब्द था मैंने अभी जो लिखवाया था यहां पर, अन्य जमा अन्य। देखो ध्यान से, पहले हमें दोनों तरफ से स्वर को निकालना होगा। अभी पहले मैं लॉन्ग मेथड में बताऊंगा, लंबी जो प्रक्रिया है दीर्घ प्रक्रिया के अंतर्गत बताऊंगा, जो आपको संधि एकदम से अच्छे से समझ में आ जाए कि वो शब्द बनता कैसे है। ठीक है, तो यहां से देखो, पहले अ से हमने क्या निकाला, य से हमने, यह जो छिपा हुआ है, यह के अंतर्गत अ छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। मैंने वर्णमाला में बताया था आपके कि कोई भी व्यंजन जब पूरा होता है तो उसके अंतर्गत कोई ना कोई स्वर होता है, और जो उच्चारण हो, जो मात्रा लगी हो, मात्रा के हिसाब से पता कर लेंगे कौन सा स्वर है। और जिसमें कोई मात्रा नहीं होती वो इसमें अ होगा। ध्यान रखेंगे, इसकी इस स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो यहां अ हो गया और यहां आपको अ दिख ही रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या करेंगे, दोनों का मिलकर हम क्या कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे। दोनों का मिलकर क्या कर लेंगे, दीर्घ। कैसे बना, क्योंकि फॉर्मूले में अभी पढ़ा था, फॉर्मूले के अंतर्गत जब इन दोनों में से किसी एक का मेल इन दोनों में से किसी एक से हो तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाएगा। तो दोनों का मतलब एक यहां से ले लिया, एक यहां से लिया, तो दोनों का मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, बड़ा। ठीक है, तो दोनों, इसमें से ये यहां निकल गया, इसमें से ये ना यहां निकला, तो यहां पीछे क्या बचा, आधा न और यह बचा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और आगे क्या बचा, आधा न और यह आधा। क्यों बचा आधा, क्योंकि यहां से जो स्वर था इसके अंदर अ, वो हम निकाल चुके हैं पहले और दोनों का मिलाकर हमने आ बना दिया है। समझ में आ रहा है ये चीज। अब उदाहरण और भी बताता रहूंगा साथ के साथ, लेकिन इसको समझ लो पहले। तो ये, क्योंकि ये जो शब्द होता है बहुत थोड़ा सा कठिन आ जाता है। तो ये कैसे बनेगा, य के अंदर यहां पर देखो, मैंने वर्णमाला में फिर से रिपीट बोल रहा हूं कि वर्णमाला ध्यान से देख लेना वीडियो, कि य के जब यहां पर व्यंजन आधा है और उसके आगे स्वर है तो य में जो वो स्वर है जो जोड़ जाएगा और उसकी मात्रा भी लग जाएगी। कैसे भला, य में आ जोड़ा, य में हमने आ जोड़ा तो या बन गया, और पीछे जो आधा न और यह, तो क्या बना, अन्य अन्य। क्या बना, अन्य अन्य। अन्यथा अगर कोई संधि नहीं पड़ा होता तो शब्द क्या बोलते हो, अन्य जमा अन्य बराबर अन्य अन्य। ये उसका आंसर होता और विकल्प में भी मिलेगा। ये याद रखना, 100% ये भी विकल्प में आपको परीक्षा के अंदर मिलेगा, लेकिन वो गलत है। कौन सा सही है, अन्य जमा अन्य बराबर अन्य अन्य। वो मैंने बता चुका हूं कि किस तरीके से बना है। दोनों तरफ से आ निकाला, दीर्घ कर दिया और उसको आगे वाले व्यंजन में जोड़ देंगे, जो आधा मिलेगा आपको उसी में जो बन गया, ये आ बड़ा बन गया और अन्य अन्य जमा बराबर अन्य अन्य। ठीक है, उसके अलावा और फॉर्मूले जो है उदाहरण हम देख लेते हैं। ये तो था पहला वाला उदाहरण। उदाहरण कई सारे अलग अलग तरीके से करेंगे। स्व जमा अर्थी। जी हां, जो स्व की स्वार्थी होता है वो अपनी ही अर्थी बनाता है। इसका अर्थ है कैसे वाला, स्व जमा अर्थी बराबर स्वार्थी। अपने समझ में आ गया होगा। कैसे वाला, व से अ निकाला हमने, यहां से अ निकाला, दोनों तरफ से अ निकाला तो आ बन गया, पीछे क्या था, रथी।
यही बचा है, क्योंकि ये निकाल चुके हैं और ये इसमें से ये भी निकाल चुके हैं। तो आगे क्या बचा हमारे पास? स्व। व में आधा है, हलंत होगा क्योंकि इसको हम यहां से निकाल चुके हैं। तो व में आ जोड़ देंगे तो वा बन जाएगा, यानी कि स्वारथी। समझ में आया? कुछ नहीं आया? आ गया होगा। और उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। तो ये तो हो गया इससे संबंधित। अगला देखते हैं, ई से जुड़े हुए अति जमा इत। ठीक है, छोटी ई है, इधर भी छोटी, तो त के बाद में ई जुड़ी हुई है। ये मत समझना कि त बाद में है, ई बाद में है। वर्ण विच्छेद करके देखेंगे तो त के बाद ही स्वर, बताया कि व्यंजन के बाद ही स्वर आते हैं। दोनों ई को मिलाकर हमने दीर्घ बना दिया। बाद में था हमारे पास त और आगे क्या है? अत। ठीक है, तो क्यों आधा रह गया? क्योंकि ई निकाल चुके हैं यहां से ये वाली ई, तो दोनों का मिलाकर बड़ी ई बन गया। और त में जब बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अतीत। क्लियर है ये चीज? समझो ध्यान से। चलिए आगे करते हैं और उदाहरण। इसी से जुड़ा हुआ है कृष्ण जमा आनंद। ठीक है, कृष्ण जमा आनंद, तो ण में से हम निकालेंगे अ और यहां से आ निकालेंगे, तो दोनों का मिलाकर हम बना देंगे दीर्घ। और पीछे क्या जोड़ेंगे? नंद। और आगे कृष्ण, वो भी हलंत वाला। ध्यान रखेंगे ये आधा है क्योंकि हम स्वर वहां से निकाल चुके हैं। तो ण में क्या जोड़ेंगे? हम आ जोड़ेंगे, तो क्या बना इसका? कृष्णा नंद। ये वाला शब्द बना है। ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए इसको। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। काम जमा आरी। काम जमा आरी, तो म में से अ निकाला और आ यहां से निकाल दिया। ठीक है, तो दोनों का क्या बना? आ बन गया दीर्घ। री यहां पीछे बच गया था और काम, वो भी हलंत वाला म, तो म में आ जोड़ा तो क्या बना? कामारी। काम का दुश्मन कामारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। उससे आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अधि जमा इक्षक। चलिए इसको दूसरा कर देते हैं। असुर जमा आल्य, तो क्या बनेगा? र में से अ निकाला, यहां से आ निकाला, तो दोनों का मिलकर क्या बन गया? दीर्घ। और यहां पर ले जोड़ दिया और आगे असुर। र में हलंत जोड़ देंगे क्योंकि यहां से हम स्वर निकाल चुके हैं। तो र में फिर यहां से र में आ जोड़ देंगे तो असुरा हो जाएगा। असुराल्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले उदाहरण करते हैं आगे। भू जमा ऊष्मा। तो देखो यहां पर ऊ से संबंधित है, यहां से हमने बड़ा ऊ निकालेंगे। भ में से कौन सा निकालेंगे? स्वर जो अंतिम वाला है ऊ, और यहां से दोनों तरफ से बड़ा ऊ निकाल देंगे। दोनों का मिलाकर क्या बना? दीर्घ ऊ बन गया। और पीछे आधा श्म, और यहां है भ, यानी कि आधा भ बचा है क्योंकि यहां से हम स्वर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो भ में ऊ जोड़ेंगे तो क्या बना? भूष्मा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और उदाहरण कर लेते हैं इससे अलावा। चलिए लघु जमा
ऊर्मी, छोटी लहर, यहां से घ में से छोटा ऊ निकाला और यहां से दीर्घ निकाला, तो दोनों का मिलाकर क्या बन गया? दीर्घ बन गया। और यहां पर र और मी जमा म के ऊपर रेफ उड़ा दिया हमने यहां पर, और यहां क्या था? लग। तो लग घ में से ऊ जोड़ देंगे यहां पर, तो घ में जब ऊ जोड़ेंगे तो घू हो जाएगा, लघूर्मी, लघूर्मी। समझ में आ रहा है? ये शब्द बन गया आपका लघूर्मी। चलिए अगले कुछ और उदाहरण देख लेते हैं यहां। एक उदाहरण और है थोड़ा सा, सत्य जमा अर्थी। तो यहां पर क्या है? यह में से अ निकाला और यहां से भी अ निकाला, तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो गया। और यहां रथी, आगे सत्य, यह में हलंत, यह में आ जोड़ेंगे तो सत्यार्थी। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। परिभाषा भी बताई थी, फॉर्मूला भी आपके सामने है, उदाहरण भी एक से एक नए नए आ रहे हैं आपके सामने। तो इसी प्रकार से आपको और भी संधियां करनी होंगी। ठीक है, रोक के देख सकते हैं वीडियो को। तो ये हो गया आपका, ये तीनों से संबंधित हमने उदाहरण बताए हैं, और अब इससे संबंधित भी कुछ उदाहरण बता देते हैं। हालांकि ये जो है हिंदी में नहीं पूछा जाता है, संस्कृत से पूछा जाता है, तो साथ में जब लिखा हुआ है तो बताना आवश्यक होता है। तो इसमें गिने चुने ही उदाहरण हैं। कौन से बोला? मातृ जमा ऋणम। ठीक है, तो री यहां से निकाला, यहां पर री है ये वाला, इसके अंदर जो छिपा हुआ है वो री, र से ऋषि वाला, त के अंदर ये वाला स्वर लगा हुआ है, और ये आपको दिख ही रहा है इस जमा के इधर भी। तो दोनों तरफ री री हो गया, तो बड़ा बनाकर क्या बना? बड़ा ऋण बन गया। यहां पर ऋणम जोड़ेंगे और यहां मात जोड़ेंगे, तो त में जब दीर्घ री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मातृ ऋणम, मातृ ऋणम। ठीक है, मातृ ऋणम, पितृ ऋणम, भ्रातृ ऋणम, इस तरीके से 3-4 ही शब्द हैं जो आपके इसके दीर्घ के री में आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया होगा। कुछ बहुत सारे उदाहरण हैं हालांकि, लेकिन समय को देखते हुए ज्यादा बताना यहां आवश्यक नहीं समझता मैं, तो थोड़े ही उदाहरण से काम चला लेंगे। बाकी जो है आप अन्य बुक से देख लेंगे, और कमेंट वगैरह में भी आप जो है पूछ सकते हैं कौन सी शब्द जो है किस संधि से बनता है। तो अगला देखेंगे, मैंने जो दूसरा बताया था आपको, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में क्या होगा? यहां पर विशिष्ट गुण होता है, वहां पर दीर्घ था, यहां पर गुण होगा। कैसे भला? कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ आ का मेल ई से हो या ई से हो, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। परिभाषा क्या है? जब ह्रस्व दीर्घ अ आ का मेल ई से हो तो दोनों का मिलकर ए हो जाएगा। जब ह्रस्व दीर्घ अ आ का मेल उ से हो तो दोनों का मिलकर ओ हो जाएगा, और री से हो तो अर हो जाएगा, और लिर से हो तो अल हो जाएगा। ये परिभाषा है। परिभाषा ध्यान से समझेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ का मेल ई से हो तो दोनों का मिलकर ए हो जाएगा, उ से हो तो दोनों का मिलकर ओ हो जाएगा, और री से हो तो अर हो जाएगा, लिर से हो तो अल हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहां, इसको रिपीट करके सुन लेंगे दोबारा कि फॉर्मूला क्या है। परिभाषा के आधार पर ही फॉर्मूला बनाया जाता है, उससे अलग नहीं बनाया जाएगा, याद रखना। ठीक है, संधि भी मिट गई, बताओ। कोई नहीं, लिख देता हूं मैं इसको अच्छे से। ठीक, तो ये हो गया यहां पर आपका दीर्घ गुण स्वर संधि। तो फॉर्मूला हम बनाते हैं, फॉर्मूले को ध्यान से समझना यहां। ठीक है, जैसे ह्रस्व या
दीर्घ अ आ का मेल ई से हो तो दोनों का मिलकर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था, ऊ से हो तो दोनों का मिलकर ओ हो जाएगा। उसके बाद था री से हो तो दोनों का मिलकर अर हो जाएगा। र में हलंत लगाएंगे। ये फॉर्मूला है, परिभाषा है, नियम है, हमने नहीं बनाए हैं, कभी हम पे ब्लेम करने लगो, जैसा है ऐसा पढ़ाया जाता है। और लिर से हो, लिर ये संस्कृत का स्वर है, याद रखना, संस्कृत का स्वर है, संस्कृत की संधि है, तो हिंदी में चल रहा है काम, तो क्या बनेगा, अल बन जाएगा। ठीक है, और किससे मेल होगा, हर बार इसी से मेल होगा, हर बार इसी से ही मेल करके परिवर्तित करेंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया जी। ठीक है, ये फॉर्मूला गुण स्वर संधि का है, कोई भी गुण स्वर संधि इस फॉर्मूले से बाहर नहीं जाती। परिभाषा बताई, फॉर्मूला बता दिया, अब कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण कैसे कैसे बनेंगे, जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण आते हैं इसके अंतर्गत और बहुत अच्छे भी रहते हैं। प्र जमा इत, तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो क्लिक कर गया होगा दिमाग में, लेकिन इसका क्या बनेगा, इसको जो नए बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे कि प्र में अ, ये है अ, प्र के अंदर जो स्वर है पहले उसे निकालेंगे, प्रक्रिया वही है। इसमें क्या है, जो स्वर है हम उसे निकाल देंगे। यहां से प्र में से हमने अ निकाल दिया और यहां से निकाला ई, तो मैंने बताया था जब ह्रस्व दीर्घ अ का मेल ई से हो तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो ए कैसे बनेगा, यहां पर ऐसे करके, और उसके बाद में क्या बचा था, त बचा हमारे पास, आगे क्या बचेगा, प्र, वो भी हलंत वाला, क्योंकि हमने ऐसे स्वर निकाल चुके हैं। और जब यहां से स्वर निकाला, यहां से स्वर निकाला, दोनों का मेल क्या बन गया, ए बन गया, फॉर्मूले के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से। तो दोनों को, इन तीनों को जोड़ देंगे अब, तो नया शब्द क्या बना, प्र में जब ए जोड़ेंगे, यानी कि यहां पर प भी आधा है, अब र भी आधा है। हिंदी वर्णमाला की जो टॉप वीडियो थी उसमें बता चुका हूं। तो र आधा है, प तो पहले भी आधा था, अब भी आधा है, लेकिन र से स्वर निकाल चुके हैं। तो यहां क्या था, र जब आधा है तो इसमें ए जोड़ देंगे, तो प्रेग, और त, नया शब्द क्या बना, प्रेत। ठीक है, लिख लो इसको। अब देखो अगला शब्द, अगला उदाहरण देख लेते हैं। रा का जमा ईश, कुछ क्लिक कर रहा होगा तो का में क्या जोड़े, क्या में जुड़ा हुआ है आ, यहां पर ई, तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, ए। ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूले के अनुसार आ यहां से ई, यहां से ए बन गया, और बाद में क्या था, श, और पहले क्या है, राक। तो क में ए जोड़ा तो के बन गया, नाम बन गया किसका, राकेश। सुर जमाईश, सुरेश। ठीक है, जैसे सुरेश, तो इसका विच्छेद क्या हो गया, सुर जमा ईश। ठीक है, इसी प्रकार और भी उदाहरण है। किधर गया, ये रहा, महेश, महेश का विच्छेद कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने अभी संधि बनाया था उसी प्रकार इसका विच्छेद करेंगे। तो ए हो या ओ हो, तो ध्यान से रखेंगे क्या, कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, महा, विच्छेद क्या होगा, महा जमा ईश, और विच्छेद करके वही शब्द लिखने हैं आपको, वही शब्द जानने हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। महाजमा ईश प्रचलित शब्द हैं, सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो उनका ही विच्छेद वही होगा, और इसके अलावा मिलता जुलता कोई नहीं आएगा आपके विकल्प में। ठीक है, तो महेश का क्या बन जाएगा विच्छेद, महिष। चलिए आगे करते हैं कुछ और नए उदाहरण इसी से संबंधित। सूर्य जमा उदय, तो देखो यहां पर य में अ छिपा हुआ है, यहां पर उ छिपा हुआ है। जब मैंने बताया था फॉर्मूले के अंदर यहां लिखा भी हुआ है कि अ आ का मेल उ से हो तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
और ये देखो वर्णमाला में भी बताया था कि ये दोनों जो क्या है संयुक्त स्वर है, इन दोनों के मेल से बनते हैं ये। तो उ का मेल हो जाएगा और उ का मेल तो क्या बनेगा ओ, यहां पर द जोड़ देंगे और आगे क्या है सूर्य। ये रेफ रहे, सॉरी रेफ तो है ही और इसमें हलंत भी रहेगा क्योंकि हम यहां से स्वर निकाल चुके हैं इसको। तो दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा य में ओ जोड़ेंगे क्योंकि यहां से ही जिस स्वर से, जिस व्यंजन से स्वर निकाला जाता है, जो दीर्घ स्वर बनता है या जो भी नया स्वर बनता है विकार होके, वो अगले वाले जिसमें से निकाला है उसी में जोड़ना होता है। हर एक यहां पर फॉर्मूले में यही काम आएगा। तो य में ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सूर्यो और पीछे क्या बनेगा इसमें द, सूर्योदय। ये नया शब्द बन गया यहां। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला उदाहरण है महा जमा उदय। तो क्या बनेगा, यहां से अ निकाला। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि किस शब्द से जुड़कर कौन सा शब्द बनेगा। महा में उदय जोड़ेंगे तो दोनों का बनाकर क्या बना ओ। ठीक है, जब ओ बन गया और पीछे द रह गया और आगे मह, ह में हलंत, तो मह में ओ जोड़ेंगे और ह में ओ जोड़ेंगे तो क्या बना महो और पीछे द, तो क्या बना नया शब्द महोदय। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं यहां, केवल इतना ही समझेंगे यहां पर इससे संबंधित। आगे देख लेते हैं जो री से संबंधित है, जैसे महा जमा ऋषि। तो इसका क्या बनेगा, महाजमा ऋषि को लिख लिया हमने और उसी प्रक्रिया वही है, ध्यान से समझेंगे, प्रक्रिया वही है और जो नया शब्द बन जाता है उसे हम जोड़ देते हैं। तो दोनों का मिलकर क्या बना अर। र में अनंत होता है, यहां मैं बता चुका हूं, र में या अ का मेल री से हो, दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। अब देखो पीछे क्या बचा था शी, ठीक है, और आगे क्या बचा मह। ये शब्द को बनाने का फॉर्मूला है। शॉर्ट में करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से शब्द को तोड़ना जोड़ना आ जाए। और जब जोड़ सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता होगा अच्छे से। तो ह में आ जोड़ेंगे तो मह पूरा हो जाएगा, ह में आ जोड़ा तो ह पूरा हो गया। र में आगे कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, ये खाली रह गया, सिंगल रह गया, इसको रेफ बना दो। अब वर्णमाला में बता चुका हूं मैं, तो क्या बनेगा महर्षि। ठीक है, महर्षि बन गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। देव जमा ऋषि, तो क्या बना देवर्षि। शब्द को पढ़ने से ही अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से शब्द का निर्माण होता है। और जोड़ेंगे तो दोनों का क्या बना अर बन गया और इसमें क्या जोड़ देंगे पीछे शी जोड़ देंगे, आगे बनेंगे देव, व हलंत वाला, व में अ जोड़ देंगे तो देव पूरा हो जाएगा। यहां व तो पूरा हो गया, अब र का क्या करें, र को खाली छोड़ना पड़ेगा और उसको दूसरे के सर पे बिठा दो यहां, तो क्या बना देवर्षि। ये देवर्षि बन गया। अगला उदाहरण देख लो, वर्षा जमा ऋतु। ठीक है, तो यहां पर वर्षा जमा ऋतु को कैसे करेंगे, यहां से आ निकाला और यहां से री निकाला, तो दोनों का मिलाकर क्या बना अर बन गया और यहां तू हो गया और यहां वर्ष हलंत लेके। अब इसमें तो पूरा हो जाएगा, ये वर्ष तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये र अभी भी आता है पहले दोनों की तरह पर, तो क्या हो जाएगा वर्ष ऋतु। कैसे लिखेंगे इसको वर्ष ऋतु, इसको दोबारा लिख देता हूं, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो क्या बनेगा इसका वर्ष ऋतु, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये समझ में आ रहा है, वर्षा जमा ऋतु बराबर वर्ष ऋतु। वर्षा ऋतु नहीं होगा, वर्षा ऋतु बोलेंगे लेकिन वो अलग अलग उच्चारण किया जाएगा, लेकिन अगर जोड़ देंगे तो वर्ष ऋतु हो जाएगा क्योंकि अर बन जाता है वहां। चलिए अब इससे अलग अलग जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं इसका उदाहरण। तब
जमा लिकार। अल वाला समझ लेते हैं, इसका एक ही उदाहरण है हमारे पास में, ठीक है। आपको मिले तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इससे अलावा कोई उदाहरण मिले तो व में अ निकालेंगे, व से अ निकाल दिया, लिर निकाल दिया, पूरा का पूरा स्वर है ये। ल में री यहां से अलग नहीं है, ये ल और री, लिर जो है पूरा है एक स्वर। तो नया क्या बना, अल, पीछे जोड़ेंगे कार, आगे जोड़ेंगे तब, ठीक है। तो व में अ जोड़ा तो पूरा बन गया व, तब, और ल जो है आधा ही है, तो जब ये रेफ नहीं बनेगा उसकी तरह कभी रेफ बना दो इसको, ये ल है तो आधा ल ही लिखा जाएगा ना, जैसे लिखा जाता है। तो क्या बनेगा इसका, तवलकार, तवलकार, ये नया शब्द बन गया यहां तवलकार, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है दो संधियां हम यहां पर अभी कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण, उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण है, पढ़ने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल हम केवल यहां पर इस वीडियो में 2 संधि करेंगे, और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम स्वर संधियां सारी कंप्लीट कर लेंगे। दीर्घ और गुण स्वर संधि दोनों हो चुकी हैं, वृद्धि, यण और आयादी 3 संधियां हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।